नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बंगाल विभाजन 1905 से जुड़े कौन-कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि हमारे एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं और कौन-कौन से ऐसे प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक से जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक से नॉलेज जान लेते हैं बंगाल विभाजन के बारे में। तो बंगाल उस समय ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। इसमें आज के पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश और ओडिशा शामिल थे। हालांकि असम भी पहले बंगाल का ही पार्ट था, लेकिन 1874 में असम को बंगाल से अलग कर दिया गया था। यानी 1905 में जो बंगाल का पार्ट था वो आज के समय का पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश और ओडिशा शामिल था। अब आगे इसमें देखते हैं कि 1905 में भारत का वायसराय कौन था जिसने बंगाल विभाजन लागू किया था। तो वो था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन जो है किसने लागू किया था या किसने किया था। तो लॉर्ड कर्जन ने। और यहाँ पे और है कि बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो ये था एंड्रूज फ्रेजर। एंड्रूज फ्रेजर का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस समय ये बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तथा साथ ही साथ राज्य सचिव कौन था। तो राज्य सचिव थे रिजले। ठीक है, तो इन तीनों नामों को जो है आपको याद रखना है। इस पूरे लाइन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखेंगे कि भारत का वायसराय उस समय लॉर्ड कर्जन था, बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रूज फ्रेजर था और सचिव राज्य सचिव जो है रिजले था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि बंगाल विभाजन का कारण क्या था, क्यों बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले देखते हैं तो बंगाल उस समय राष्ट्रीय चेतना का गढ़ बन गया था, क्योंकि 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवाद की भावना को महसूस किया तथा फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया। अब यहाँ पे देखेंगे एक लाइन इंपॉर्टेंट है, फूट डालो और सा, शासन करो। ठीक है, इसी नीति के तहत जो है बंगाल विभाजन किया गया था। इसी सिद्धांत पर चलते हुए बंगाल के राष्ट्रवाद की भावना को कुचलने के लिए लॉर्ड कर्जन ने मुस्लिम बाहुल्य पूर्वी बंगाल को हिंदी हिंदू बाहुल्य पश्चिमी बंगाल से अलग कर दिया। यानी कि बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पूर्वी वाले पार्ट को कहा गया पूर्वी बंगाल, और जो हिंदी बाहुल्य था, जो पश्चिमी पार्ट था, उसको कहा गया बंगाल या फिर पश्चिमी बंगाल। ठीक है, अब कर्जन ने ढाका को मुस्लिम बाहुल्य प्रांत की राजधानी बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे यदि आपको बातें क्लियर नहीं हो रही हैं तो आपको हम यहाँ पे एक मैप दिखाते हैं। ये मैप है 1905 का जो है बंगाल का। तो यहाँ पे जो आप ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट यहाँ से इसको ये पूरा जो है ये बना दिया गया पूर्वी बंगाल। इसमें हालांकि असम को पहले ही 1874 में अलग कर दिया गया था, लेकिन इस पूरे पार्ट को जो वर्तमान में आज ये वाला पार्ट है ये है बांग्लादेश। ठीक है, तो ये मुस्लिम बाहुल्य था। ठीक है, और इधर जो रेड पार्ट में आप देख रहे हैं बंगाल, ये और ये जो है उड़ीसा का पार्ट, कुछ पार्ट बिहार का। ठीक है, तो ये सभी जो है ये हिंदू बाहुल्य थे। तो इसको हिंदू और मुस्लिम दो वर्गों में जो है बांट दिया गया। और नाम क्या दिया गया था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में सांप्रदायिकता फैलाने के लिए ऐसा किया गया था। मुस्लिमों को हिंदुओं में जो एकता थी उसको अलग करने के लिए किया गया था कि पूर्वी बंगाल और इसकी जो राजधानी बनाया गया था ढाका को बनाया गया था। पूर्वी बंगाल की जो राजधानी थी उसको ढाका बनाया गया था, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है। अब ये बातें जो है यहाँ पे आप मैप में क्लियर समझ सकते हैं कि बंगाल विभाजन कैसे किया गया था, पूर्वी बंगाल और बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कि बंगाल विभाजन का कारण कर्जन द्वारा प्रशासनिक सुविधा बताया गया था, परंतु वास्तव में यह कार्य सांप्रदायिक राजनीति से प्रेरित था। यानी हिंदुओं को, हिंदू और मुस्लिम में जो एकता थी उसको बांटने के लिए ऐसा किया गया था। जो जहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम रहते थे, जो पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र था, उसको पश्चिमी बंगाल से अलग कर दिया गया था। ढाका को मुस्लिम बाहुल्य यानी पूर्वी बंगाल क्षेत्र की राजधानी बनाया गया था। अब आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं विभाजन। अब विभाजन में देखेंगे कि ये विभाजन कब, किस तिथि को घोषणा हुई थी और किस तिथि को ये लागू हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे कि बंगाल विभाजन का निर्णय जो है 20 जुलाई 1905 को लिया गया था, लेकिन यह प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। ये डेट जो है आप याद रखेंगे। कब घोषणा हुई थी? 20 जुलाई को घोषणा हुई थी और प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। ये दोनों डेट एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप डिपेंड ये करता है कि पूछा क्या गया है, कि घोषणा कब हुई थी
या फिर किस तिथि से प्रभावी हुआ था या लागू हुआ था। तो दोनों डेट आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे हम लोग देखते हैं कि बंगाल विभाजन के उपरांत की गतिविधियां, बंगाल विभाजन होने से उस समय क्या प्रभाव पड़े थे। ठीक है, क्योंकि इसका विरोध हुआ था, चाहे वो हिंदू वर्ग था, चाहे वो मुस्लिम वर्ग था, दोनों वर्गों ने इसका विरोध किया था। हालांकि जो ढाका वाला क्षेत्र था, वहाँ के कुछ मुस्लिम वर्ग थे जिन्होंने इसका समर्थन भी किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि जब बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, तो लोगों ने इसे शोक दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, यानी 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे राखी दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया था। ठीक है, ये जो है एग्जाम में पूछा भी गया है कि राखी दिवस जो है सुझाव किसने दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखी बांधकर अपनी एकता प्रदर्शित की थी। इसी दौरान लोगों ने उपवास रखा और सड़कों पर वंदे मातरम के नारे भी लगाए थे। ठीक है, तो उस समय जो है ऐसी कुछ बातें हो गई थी कि मतलब एक तरह से दंगा फैल गया था, लोगों में विरोध की भावना आ गई थी, लोग सड़कों पे आ गए थे। तो कुछ जो उस समय क्रांतिकारी थे, उन्होंने जो है इसको शोक दिवस के रूप में भी बनाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको राखी दिवस के रूप में मनाने के लिए भी कहा था, जिससे यह प्रदर्शित हो कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं उनमें एकता अभी भी है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले ने इसके बारे में एक जो है वक्तव्य कहा था। उन्होंने कहा था कि बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है। ठीक है, ये कोटेशन है, ये लाइन है, आपको याद रखनी है किसने कहा था, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है 2 बार कि बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है, किसने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब यहाँ पे देखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने भी कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर एक वज्रपात की तरह है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन सुरेंद्र नाथ बनर्जी का विभाजन हमारे ऊपर एक वज्रपात की तरह है और गोपाल कृष्ण गोखले का कि बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है, ये दोनों लाइन याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन, जो कि इसी का परिणाम था, बंगाल विभाजन होने के पश्चात जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था भारत में, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले कि 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय के खिलाफ कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। इसका नेतृत्व किसने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। उपनिवेशवाद के खिलाफ यह प्रथम सशक्त आंदोलन था जो पूरे देश में फैला था। ठीक है, तो ये कब इसकी शुरुआत हुई थी, 7 अगस्त या फिर अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन का कलकत्ता से यानी कोलकाता के टाउन हॉल से शुरुआत हुई थी और इसका नेतृत्व किसने किया था, एग्जाम में पूछा जाता है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। आगे हम लोग देखते हैं कि इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता अलग अलग जगहों पे कहाँ थे, कौन कौन थे, इसको हम लोग जान लेते हैं क्योंकि ये पूरे भारत में फैला था। तो महाराष्ट्र में इसका नेतृत्व किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, पंजाब और उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाता है तो अजीत सिंह व लाला लाजपत राय ने किया था। दिल्ली में सैयद हैदर खान ने किया था। मद्रास में सुब्रमण्यम अय्यर और चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जहाँ पे स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ये यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप यहाँ से इसका आंसर सही कर सकते हैं। ठीक है, मेन जो कोलकाता के टाउन हॉल में शुरुआत हुई थी वहां पर नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। अब आगे हम लोग देखते हैं स्वदेशी आंदोलन को सर्वाधिक सफलता विदेशी माल, स्कूलों, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों आदि के बहिष्कार से मिली थी। ठीक है, आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों की होली भी जलाई गई थी, यानी जितने भी विदेशी वस्तुएं थी, जितने भी विदेशी सेवाएं थी, उनका लोगों ने विरोध किया था, उनको त्याग दिया था। ये एक स्वदेशी आंदोलन चलाने का तरीका था उस समय। अब यहाँ पे देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि महिलाओं व छात्रों ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। किसान व बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय से दूर रहे थे, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा संख्या में मुस्लिम वर्ग थे, उन लोगों ने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि जो है हमारा एक अलग सा देश बन जाए और हम जो है हिंदुओं से अलग रहें। जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे वो, जैसा कि ढाका, ठीक है, जहाँ पे पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाया गया था। अब आगे यहाँ पे देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार ने कारलाइन सर्कुलर जारी किया था। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग जो है देख लेंगे कौन सा सर्कुलर जारी हुआ था, कारलाइन सर्कुलर, ताकि छात्रों को आंदोलन में भाग लेने से रोका जा सके। ये छात्रों के लिए जारी हुआ था
और निर्देश दिया कि जिस कॉलेज के छात्र आंदोलन में भाग लेंगे उन्हें उनके कॉलेज की मान्यता जो है रद्द कर दी जाएगी। ठीक है? इसलिए सर्कुलर जारी किया गया था क्योंकि इसमें भारी संख्या में महिलाएं और छात्र भी उस समय शामिल हो रहे थे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि बंगाल विभाजन के दौरान ही वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पीसीएस के एग्जाम में पूछी गई है कि किसने जो है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। तो ये किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था और इनकी बुक थी इंडियन अनरेस्ट, जिसमें इन्होंने ये बात को लिखा था। इसके खिलाफ तिलक ने सिरोल पर ब्रिटेन में मुकदमा भी किया था। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हमने पीसीएस के पेपर में देखा है, कई बार यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय अशांति का जनक जो है बाल गंगाधर तिलक को किसने माना है? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि इसी दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला की रचना की थी। ठीक है, जो 1971 में जलकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना था। ठीक है, तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है, इसके रचयिता जो है कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और अपने यहाँ का जो राष्ट्रीय गीत है जनगण मन, उसके भी रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, तो अमार सोनार बांग्ला जो है उसी समय लिखा गया था जब बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि बंगाल विभाजन रद्द कैसे हुआ। तो यहाँ पे भारतीयों के लगातार विरोध के कारण 1906 में अरुणडेल समिति का गठन किया गया था। लगातार भारतीय इस जो है विभाजन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो इसको चलते हुए एक समिति बना दी गई थी, अरुणडेल समिति, जिसने बाद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। ठीक है, लेकिन उस समय इस समिति की रिपोर्ट को अनसुना कर दिया गया। बाद में वर्ष 1911 में नए वायसराय की नियुक्ति हुई, जो कि थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। वह ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन कराया गया। ठीक है, 1911 की बात है कि जो है उस समय लॉर्ड कर्जन जो है इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। ये 1910 में ही अपने कार्यकाल से जो है मुक्त हो गए थे और नए वायसराय बने 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। और उस समय जो है एक घटना हुई थी कि जॉर्ज पंचम उस समय जो ब्रिटिश सम्राट थे और उनकी जो है पत्नी मेरी भारत आई हुई थी और उनके स्वागत में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया हुआ था दिल्ली में, जो कि तीसरा दिल्ली दरबार था। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन चलते आ रहे थे बंगाल विभाजन के खिलाफ, तो यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने क्या किया कि इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल को एक नए रूप में पुनर्गठित किया गया और ओडिशा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। ठीक है, जो ओडिशा और बिहार जो है पहले बंगाल में ही था, इसको अलग कर दिया गया। बाकी पूर्वी बंगाल को और बंगाल को एक साथ पुनः जो है संयुक्त रूप से पहले जैसे बना दिया गया, यानी कि बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा जो है दिल्ली दरबार से 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने की थी। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसी दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की भी घोषणा की गई, जिसे वर्ष 1912 में स्थानांतरित कर दिया गया। अब यहाँ पे दो प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली दरबार में जो है किस वर्ष राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाने के लिए घोषणा हुई थी, तो वहाँ पे राइट आंसर होगा 1911। लेकिन कब यह स्थानांतरित हुई थी? तो 1912 में। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि इम्पॉर्टेंट थे बंगाल विभाजन से। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।